हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस में 66 बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के तहत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संथाल विद्रोह। इस वीडियो में हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर क्यों हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है वो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसकी इंट्रोडक्शन इस तरह से की दी जा सकती है। जनजातीय विद्रोहों की श्रृंखला में अंतिम और सबसे व्यापक विद्रोह था संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था। इसका प्रभाव आप भागलपुर से लेकर दामन को अर्थात झारखंड तक महसूस कर सकते हैं। इसने ब्रिटिश शासकों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन लाने पर भी बाध्य कर दिया था। सो इस पोर्शन को आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, अर्थात भूमिका वाली पार्ट में लिख सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो संथाल विद्रोह के कारण भी लगभग वही थे जो उस समय के अन्य जनजातियों के कारण थे, अर्थात अन्य जनजातीय विद्रोहों के कारण थे। मगर इसके साथ एक नई समस्या जो थी वो था रेलवे का निर्माण भी जुड़ गया था। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो जनजातीय विद्रोह संथाल विद्रोह के जो होने का कारण था वो लगभग वही थे जो उस समय के अन्य जनजातीय विद्रोह के होने का कारण था। इसके साथ ही संथाल विद्रोह का साथ एक नया चीज जो जुड़ गया था वो था रेलवे का निर्माण। संथाल विद्रोह का आरंभ आप 1854 में ही छिटपुट घटनाओं के साथ देख सकते हैं, जब इन्होंने स्थानीय व्यापारियों और महाजनों पर हमले करने स्टार्ट कर दिए थे। यह व्यापारी और साहूकार आदिवासियों के साथ छल और धोखे से पेश आते थे। आदिवासियों पर नई व्यवस्था के कारण आर्थिक दबाव बढ़ा था। आर्थिक दबाव इसलिए बढ़ा था क्योंकि नई व्यवस्था, जो कि आप नई व्यवस्था के बारे में जानते होंगे कि 1793 का बंगाल परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ था, जिससे इनकी जमीनों को छीनकर जमींदारों को दे दी गई थी। जंगलों को काटकर लकड़ी प्राप्त करने या पत्ता इकट्ठा करने और मवेशी चराने में उन्हें पहले जैसी सुविधा नहीं रही थी। लगान की अदायगी में अक्सर वे असमर्थ रहते थे। मजबूर होकर उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिस पर सूद की मात्रा बहुत अधिक थी। सूद की अदायगी न करने पर, यहां आप सूद लिख लीजिए, सूद की अदायगी न करने पर उन्हें साहूकार अपनी निजी सेवा के लिए बाध्य करते थे। इस क्रम में उनकी महिलाओं को भी काम करने के लिए बाध्य किया जाता था और उनका यौन शोषण भी किया जाता था। आप विजुअलाइज कर सकते थे अगर आप 90s के मूवी को आप देखें या उससे पहले के भी कोई मूवी को देखें तो उसमें दिखाया जाता था कि क्या होता था कि जो कृषक वर्ग थे वो उनकी ज़मीनें जो थी वो जमींदारों के पास होती थी और वो उस पर काम करते थे। कई बार ऐसा होता था कि कृषक वर्ग जो है वो उनकी जो लगान होती थी, तय होती थी, उसको देने में असक्षम होते थे, जिसके कारण उनको बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी जमींदारों के कारण। और जब वो बंधुआ मजदूरी करते थे तो उनकी महिलाओं जो थी वो भी उनके साथ रहती थी, जिनका यौन शोषण आपको मूवी में दिखाया जाता था। वही बात यहाँ किया जा रहा है। इस उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पुलिस और अदालत ही शोषण करने वाले दीकुओं का साथ देते थे। यहाँ हम दीकुओं के कहने का मतलब ये है, अर्थात आउटसाइडर, जनजातीय लोग जो है दीकुओं आउटसाइडर के कहते थे, जो अर्थात वैसे लोग जो उस क्षेत्र के नहीं थे लेकिन वहाँ बाहर से आकर बस गए थे। अशिक्षित होने के कारण अनजाने में भी अपने खिलाफ कार्रवाई का निराकरण करने में सक्षम नहीं थे। अशिक्षा भी एक कारण था जिसके कारण ये लोग अपने खिलाफ की हुई कार्रवाई का निराकरण करने में सक्षम नहीं थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में रेलवे का विकास होने लगा था और कई नगरों के बीच रेल संपर्क बनाने के लिए पटरियों को बिछाने का काम हो रहा था। इसी क्रम में हम भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरियों को बिछाने का काम आरंभ हुआ। इसमें जंगलों की कटाई बड़े पैमाने पर होने लगी, क्योंकि लोहे की रेल की जो पटरियां होती थी उनके बीच लकड़ी के पटरी लगाए जाते थे, जिसके लिए काफ़ी मात्रा में लकड़ी की ज़रूरत होती थी। जब रेलवे का निर्माण हुआ तो क्या होता था कि जब रेल की पटरियां बिछती थी तो उसकी दोनों पटरियों के बीच में लकड़ी का तख्ता लगाया जाता था, जिसके लिए काफ़ी ही जंगलों का सफाया कर दिया गया। जंगलों की कटाई के साथ भूमि भी का अधिग्रहण भी हो रहा था, जिससे संथालों, यहाँ आप संथाल कर दीजिए, संथालों की आजीविका का प्रभावित हो रहा था। अर्थात जब जंगलों की कटाई और भूमि अधिग्रहण होने लगा तो उन संथालों की आजीविका भी उससे प्रभावित हो रही थी।
इसी के साथ उनकी आस्था और विश्वास जो जमीन के साथ गहरे रूप में जुड़ा हुआ था भी आहत हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई व्यक्ति कहीं रहता है तो उसका जो आस्था और विश्वास जिस पर वो जमीन खेती कर रहा था उसके साथ जुड़ जाता है। जो अर्थात रेलवे के निर्माण के कारण जब भूमि एक्वायर हो रहा था जिससे उनके आस्था और विश्वास भी आहत हुए। रेलवे लाइनों को बिछाने के काम से जुड़े ठेकेदार और अंग्रेज अफसर संथालों को कम वेतन पर काम के लिए मजबूर करते थे। यहाँ संथाल कर लीजिए, अर्थात संथालों को कम वेतन पर मजबूर करते थे। कहीं कहीं तो उनसे बेकार भी ली जाती थी, अर्थात उनको फ्री में काम करवाया जाता था। उनकी महिलाओं का भी यौन शोषण हो रहा था और उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार आम बात थी। इस उत्पीड़न स्थिति का प्रभाव लगभग समस्त क्षेत्र तक फैला हुआ था। जहां जहां भी आपको संस्थान दिखे वहां संथाल कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑटो करेक्टिंग में संथाल को संस्थान ले लिया है। विद्रोह के क्रम में यह सारा क्षेत्र हिंसात्मक संघर्ष से ग्रसित रहा है। इसका प्रभाव बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर तक फैला था। आरंभ में साहूकारों, बनियों, अनाज के व्यापारियों, महाजनों पर इक्का दुक्का हमले हुए। जब इनकी रक्षा के लिए प्रशासन ने उपाय आरंभ किए तो पुलिस बल और अंततः फौजी से भी विद्रोहियों का टकराव हुआ। इस विद्रोह की विशिष्टता यह थी कि इसका एक प्रकार का मसीहाई अर्थात अर्धधार्मिक रूप भी रहा था। अर्थात इसका जो यह विद्रोह था ना, एक तरीके से मसीहाई करिश्मेटिक रूप में प्रस्तुत किया गया था। विद्रोह का मुख्य नेता दो भाई थे जिनका नाम था सिद्धू और कानू। विद्रोह के जो प्रमुख लीडर थे वो दो भाई थे और वो थे सिद्धू और कानू। इनमें सिद्धू ने विशेष रूप से यह संदेश दिया कि उसने ठाकुर अर्थात इस देवता के आदेश पर यह संघर्ष छेड़ा है और इसमें भाग लेने वाले की रक्षा और सहायता स्वयं ठाकुर करेंगे। अर्थात सिद्धू ने यह घोषणा करवा दिया पूरे क्षेत्र में कि यह जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये स्वयं ठाकुर अर्थात ये उनके इष्ट देवता थे जिनको वो पूजते थे, ये उनके आदेश पर हो रहा है और हमारी रक्षा जो है स्वयं ठाकुर करेंगे। इस विश्वास ने भी संघर्ष के प्रति समर्पण और समर्थन को नई शक्ति दी। दो साहसी विद्रोहियों ने काफ़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की। लूटमार की घटनाओं भी अनेक स्थानों पर घटी। सरकारी दमन चक्र भी इतना ही क्रूर था। सभी नेताओं की हत्या हुई, कुछ युद्ध में मारे गए, कुछ को बंदी बनाकर मौत की घाट उतार दी गई। प्रभावित क्षेत्र में कुछ समय सैनिक कानून लागू कर दिया गया अर्थात मार्शल लॉ, सैनिक कानून अर्थात मार्शल लॉ लागू कर दिया गया जो वस्तुतः आतंक का कानून था, जिसको कि वस्तुतः आतंक का कानून का संज्ञा दिया गया। जब उस समय मार्शल लॉ लागू किया गया तो उसे हम आतंक का उस समय संज्ञा दिया गया था। संथाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था। इस लाइन को याद रखिए कि जो संथाल विद्रोह था वो जनजातीय विद्रोह में एक परिवर्तन अर्थात चेंजिंग पॉइंट था। इसकी बृहद रूप को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को भी प्रशासनिक सुधारों और परिवर्तनों की जरूरत महसूस की गई। जब इसका काफ़ी ही बृहद उग्र रूप को देखकर ब्रिटिश सरकार ने भी यह डिसीजन लिया कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने की जरूरत है। अतः संथाल परगना की नई प्रशासनिक इकाई का गठन हुआ और इसी क्रम में एक संथाल परगना की नई इकाई का गठन हुआ। आदिवासियों के सामान्य जीवन में भी अनावश्यक हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के उपाय हुए और इसके बाद यह डिसीजन लिया गया कि अनावश्यक रूप से आदिवासियों को क्षेत्र में इंटरफेयर ना किया जाए। तो जो दो चेंजेज हुए संथाल विद्रोह के बाद, टर्निंग पॉइंट इसको इसलिए बोला जाता है कि संथाल विद्रोह के बाद दो आवश्यक चेंजेज, एक तो संथाल परगना का गठन और दूसरा अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक। दूसरी ओर आदिवासियों के बीच भी हिंसात्मक संघर्ष की प्रवृत्ति कम हुई। हालांकि 1880-81 में पुनः संथालों का विद्रोह हुआ, मगर इसमें पहले जैसी तीव्रता नहीं थी। अर्थात
क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे इतना होने के बाद में आप देखेंगे कि जनजातीय विद्रोहों की जो घटना थी वो कम होने लगी, अर्थात संथालों की जो जो विद्रोह करने की क्षमता थी वो कम हो गई, तीव्रता कम हो गई। और पुनः एक बार आप देखेंगे कि 1880-81 में संथालों ने विद्रोह किया, लेकिन उसमें वो तीव्रता नहीं थी जो 1855-56 के दरमियान आप देखेंगे। अगले चरण में जब बिरसा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ तो उसका स्वरूप काफ़ी हद तक पूर्वकालीन विद्रोह से भी नहीं था, और यही स्थिति आगे चलकर ताना भगत आंदोलन की भी रही थी। आगे चलकर आप जब देखेंगे कि जब संथाल विद्रोह के बाद आगे आप बात करेंगे बिरसा के नेतृत्व में जो मुंडा विद्रोह हुआ था और ताना विद्रोह का, लगभग यही सब समानताएं रही थी। इसी बीच उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जन विप्लव 1857 भी आरंभ हुआ। बिहार में भी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन छोटा नागपुर का पठार इस क्षेत्र का हिस्सा जो था अप्रभावित रहा था, क्योंकि इस समय तक जनजातीय विद्रोह की आग काफ़ी हद तक ठंडी पड़ चुकी थी। आप देखेंगे कि 1857 तक, इवन आप जो पीछे हमने डिस्कस किया कि 1880 में पुनः जब संथाल विद्रोह हुआ था तो इसकी तीव्रता उतनी नहीं थी जितनी 1855-56 में थी। क्यों? क्योंकि इसका दमन इस क्रूर रूप में किया गया था कि अब वो लोग इस सक्षम मतलब रेवेल करने में सक्षम नहीं थे। और इसका एक कारण 1857 की क्रांति में आप देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई तो जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।